इस वीडियो में हम कोशिकीय श्वसन की अंतिम अवस्था इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के बारे में सीखेंगे। इसे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी कहा जाता है। इस परिवहन श्रृंखला में 30 से 36 एटीपी का निर्माण होता है और यह डायग्राम इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। यह कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, यह कॉम्प्लेक्स सेकंड कॉम्प्लेक्स है, यह तीसरा कॉम्प्लेक्स है और यह चौथा कॉम्प्लेक्स है। और यह जो पांचवा अंतिम है, इसे एटीपी सिंथेस के नाम से जाना जाता है। यहीं से एटीपी का निर्माण होता है। और आपको बता दें, यह इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में संपन्न होता है। एक तरफ अधात्री यानी मैट्रिक्स होता है और दूसरी तरफ अंतर्झिल्ली अवकाश यानी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में संपन्न होता है। यह यहाँ प्रदर्शित कर रहा है। इसमें जो होता है प्रोटीन की कॉम्प्लेक्स होता है, जो विशिष्ट क्रम में होते हैं और यह इलेक्ट्रॉनों के परिवहन के लिए विशिष्ट होते हैं। इन कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम पाया जाता है। विशेषकर साइटोक्रोम में एक हिमी ग्रुप उपस्थित होते हैं। यह कॉपर और फेरस से मिलकर बना होता है। साथ साथ में इसमें एंजाइम और कोएंजाइम भी उपस्थित होते हैं कॉम्प्लेक्स में, और यह सभी इलेक्ट्रॉन के परिवहन को गति देते हैं और साथ में प्रोटॉन पंप करने का भी कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में जो पहला कॉम्प्लेक्स होता है वह अपचयित नैड का ऑक्सीकरण करने के लिए जाना जाता है। जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो निश्चित ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जब इलेक्ट्रॉन यह त्यागा जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन सीधे यूबिक्विनोन में ना जाकर पहले FMN ग्रुप में जाता है। यह FNA ग्रुप का नाम फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है और यह राइबोफ्लेविन होता है, यानी विटामिन बी से प्राप्त होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप से फेरस सल्फर क्लस्टर में स्थानांतरित हो जाते हैं। फेरस सल्फर क्लस्टर सीधे यूनोक्विनोन में स्थानांतरित कर देते हैं। अब चूंकि यूनोक्विनोन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यानी इसका यहाँ पे अपचयन हो रहा है, तो यह अपचयित होकर यूनोक्विनोल बना लेते हैं। और जब अपचयित नेट धन आयन से इलेक्ट्रॉन यूनोक्विनोन में जाता है तो एक ऊर्जा मुक्त होती है। जब ऊर्जा मुक्त होती है तो इस ऊर्जा का उपयोग हाइड्रोजन को पंप करने का कार्य करते हैं। मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर दिया जाता है। दूसरे कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि अपचयित फैड का ऑक्सीकरण होता है। जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो यह इलेक्ट्रॉन को फैड को डोनेट कर देता है, क्योंकि यह फैड सीधे फेरस सल्फर क्लस्टर को स्थानांतरित कर देता है और यहाँ से होते हुए ये फिर यूनोक्विनोन में चला जाता है। चूँकि यूनोक्विनोन में इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है यानी जुड़ा है, तो इसका भी यहाँ पे अपचयन हो रहा है और यह अपचयित होकर यूनोक्विनोल बना लेते हैं। क्यों मतलब UQH2 बना लेता है। और दूसरे कॉम्प्लेक्स में जो होता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड TCA में फ्यूमेरेट में सक्सिनेट का ऑक्सीकरण हो जाता है। इसमें सक्सिनेट का फ्यूरेट में ऑक्सीकरण हो जाता है। और इस कॉम्प्लेक्स में ध्यान देने वाली बात यह है कि जब अपचयित फैड का ऑक्सीकरण होता है तो इसमें कोई ऊर्जा नहीं निकलती है, यानी कोई पर्याप्त ऊर्जा नहीं प्राप्त होता। इसलिए इसमें से हाइड्रोजन को पंप नहीं किया जाता मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। यहाँ पे पंप नहीं किया जा सकता क्योंकि ऊर्जा पर्याप्त नहीं है। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स में प्रोटॉन प्रवणता में उतना योगदान नहीं देता जितना अपचयित नैड करता है, क्योंकि फैड अपचयित फैड से एक एटीपी का निर्माण होता है। इसकी तुलना में नैड से कुल टोटल 3 एटीपी का निर्माण होता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन प्रवणता में योगदान देता है। अब चूंकि हमने देखा पहला कॉम्प्लेक्स से अपचयित नैड से इलेक्ट्रॉन सीधे यूनोक्विनोन में आ रहा है, वहाँ से होते हुए यह अपचयित हो जा रहे हैं। उसी प्रकार अपचयित फैड से यूनोक्विनोन में इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए और यह अपचयित होकर यूनोक्विनोन बना लिए। अब दोनों यह यूनोक्विनोल जो है वह कॉम्प्लेक्स 3 में प्रवेश करेंगे, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएंगे, यानी यहाँ पे यह दोनों ऑक्सीकरण होगा इस दोनों का, और जब ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स 3 में इसे साइटोक्रोम C का अपचयन के रूप में जाना जाता है। इसीलिए इसे साइटोक्रोम C रिडक्टेज कहा जाता है, क्योंकि
इसमें साइटोक्रोम का अपचयन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन आकर इसमें जुड़ते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में कई अणु शामिल होते हैं जिसमें साइटोक्रोम बी होते हैं, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम BC1। यह इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 की एंजाइमेटिक क्रिया में यूनोक्विनोन से साइटोक्रोम C में इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करते हैं। उसके बाद 4 हाइड्रोजन आयनों को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर दिया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं यूनोक्विनोन के 2 अणु है, इसमें से 2 हाइड्रोजन और इसमें से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं और इसे पंप कर दिया जाता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में 4 हाइड्रोजन आयन को। यद्यपि यूनोक्विनोन 2 इलेक्ट्रॉन वितरित कर सकता है, लेकिन जो साइटोक्रोम C होता है वह केवल 1 इलेक्ट्रॉन स्वीकार कर सकता है। इसीलिए साइटोक्रोम C रिडक्टेज 2 साइटोक्रोम C अणुओं को संयोजित करने के लिए डीमरेज रूप में मौजूद होते हैं, यानी साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C उपस्थित होते हैं। और इसमें फेरस सल्फर क्लस्टर भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करने में मदद करते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम C के ऑक्सीकरण होता है, इसलिए इसे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीडेज ऑक्सीकरण होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है इसके द्वारा। चूँकि कॉम्प्लेक्स 3 में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए थे, अब कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम के द्वारा कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉनों को दान कर देंगे, यानी स्थानांतरित कर देंगे। और जब साइटोक्रोम का ऑक्सीकरण होता है तो इसमें हिम समूह होते हैं और यह हिम समूह कॉपर और लोहा से मिलकर बने होते हैं। जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, कॉपर A और कॉपर B, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। अब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम की इन उप इकाइयों से होते हुए ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाता है तो यह अपचयित अवस्था में आ जाता है और मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयन को खींचा जाता है और यह हाइड्रोजन आयन अपचयित ऑक्सीजन परमाणु में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे जल का निर्माण करते हैं, H2O का निर्माण करते हैं। साथ में इस कॉम्प्लेक्स में हाइड्रोजन आयन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप भी किया जाता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला की 5वें कॉम्प्लेक्स को प्रोटॉन प्रेरक बल का उपयोग करके ATP के संश्लेषण में इसकी भूमिका के लिए ATP सिंथेज के रूप में जाना जाता है। ATP सिंथेज में 2 भाग होते हैं, F0 और F1। F0 होता है वह हाइड्रोफोबिक होते हैं और F1 होता है हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक F1 वाला भाग जो होता है वो 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। बीच वाला भाग गामा होता है और इसके चारों ओर अल्फा और बीटा सब यूनिट होते हैं और यह एक रिंग की संरचना में होते हैं। जब हाइड्रोजन आयन F0 से होते हुए F1 में यात्रा करते हैं तो यह बदले में F1 को घूर्णन के लिए बाध्य करता है और जब यह घूमता है टरबाइन की तरह तो ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट को बॉन्डिंग करने के लिए प्रेरित करते हैं और जब यह एक दूसरे से बॉन्डिंग होते हैं तो ATP का निर्माण होता है। कोशिकीय श्वसन की अलग अलग अवस्थाओं में ATP का उत्पादन ग्लाइकोलाइसिस में 2 अणुओं का उत्पादन होता है। लिंक अभिक्रिया में कोई ATP उत्पन्न नहीं होता। क्रेब्स चक्र में ATP के 2 अणु का उत्पादन होता है, लेकिन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन यानी इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में ATP के 30 से 36 अणुओं का निर्माण होता है।